हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पे बढ़ चलते हैं। तो हम लोग रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, प्रेम का पीर या फिर इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। यह शुक्ल जी ने किनके बारे में कहा है। बताइए, घनानंद जी के बारे में कहा है, या फिर ठाकुर जी के बारे में कहा है, या फिर रसखान जी के बारे में कहे हैं, या फिर आलम जी के बारे में कहे हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किनके बारे में कहे हैं, आलम जी के बारे में कहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन कहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नेहि महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानि के भेद को जानव। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा कही गई है। बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा, या फिर ब्रजनाथ के द्वारा, या फिर मिश्र बंधुओं के द्वारा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसमें कहा क्या गया है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति महान है जो ब्रज भाषा का जानकार है तथा सुंदरता के भेद को समझता है। वही व्यक्ति क्या है, जानकार है। ऐसा कौन कहे हैं, ऐसा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहे हैं। याद रखिएगा, किनके बारे में कहे हैं, यह कहे हैं ब्रजनाथ के बारे में। किनके बारे में, ब्रजनाथ के बारे में। याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे सब आपको याद होता जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ, अर्थात ये पंक्तियाँ हैं, यह भी पंक्तियाँ हैं, किनके बारे में कही गई हैं, पूछा गया है। शुक्ल जी की यह पंक्तियाँ हैं कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। यह कौन कहा है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। किनके बारे में कहे हैं, यही आप लोग को बताना है। बिहारी जी के बारे में कहे हैं शुक्ल जी, या फिर मतीराम के बारे में कहे हैं, या फिर कवि भूषण के बारे में कहे हैं, या फिर कवि देव के बारे में कहे हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। शुक्ल जी का यह उपर्युक्त मत किनके बारे में है, रीतिकालीन कवि देव के बारे में। किनके बारे में, रीतिकालीन कवि देव के बारे में है। इन्होंने बिहारी जी के बारे में क्या कहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने बिहारी के बारे में कहे हैं कि इनकी कविता उनकी श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, वह नीचे ही रह जाती है। ऐसा कौन कहे, ऐसा शुक्ल जी कहें बिहारी के बारे में। और इन्होंने मतीराम के बारे में क्या कह दिए हैं, इन्होंने मतीराम के बारे में कहे हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। किनके बारे में कहें, मतीराम के बारे में कहें। और बच गए कौन, भूषण जी। तो इनके बारे में शुक्ल जी कहे हैं कि यह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन, भूषण जी। याद रखिएगा, ये सारी पंक्तियाँ शुक्ल जी की हैं। अगला प्रश्न है, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन सा एक विवरण सही नहीं है, यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कवित्त रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है कि इनकी सेनापति की बिल्कुल सही बात है, यह ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है तो यह क्या है, यह सही बात है। दूसरा, कवित्त रत्नाकर शुरू से लेकर अंत तक रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है, बिल्कुल गलत बात है। शुरू से लास्ट तक नहीं है, कुछ ही भाग है। तो क्या हो जाएगा, यही एक गलत है। यहाँ पे पूछा है कौन नहीं है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही एक नहीं है, बाकी कवित्त रत्नाकर बिल्कुल इनकी ही है। और क्या है, इनकी अप्रतिम सफलता इनके ऋतु वर्णन में मिलता है, बिल्कुल सेनापति को ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। जो व्यक्ति ऋतु वर्णन करेगा वह एक ही बात को कई तरह से घुमा फिरा कर नहीं कहेगा, तो फिर मजा कैसे आएगा। तो श्लेष अलंकार बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यही एक नहीं है। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रिझियों तो कविताई, न तो राधिका कनाई, न तो सुमिरव को बहाना हो। इस काव्यांश के रचनाकार कौन है। भिखारी दास जी हैं, या फिर केशव दास जी हैं, या फिर पद्माकर जी हैं, या फिर द्विजदेव जी हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए किनकी पंक्तियाँ हैं? भिखारी दास की। इसका मतलब क्या है? आगे के कवि रिझियाँ तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, न तो सुमिरव को बहानव। इसका मतलब है कि कवियों के केवल कविता से ही प्रसन्न होना चाहिए, न कि राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने कुछ और से। कौन कहें? भिखारी दास ऐसा कहते हैं। भिखारी दास का जन्म कहाँ हुआ था? टेवगा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? यूपी में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था इनका? 1721 में। कब हुआ था? 1721 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। इनकी रचनाएं कब से कब मानी जाती हैं? 1725 से 1760 तक। इनकी बहुत सारी रचनाएं भिखारी दास की, जैसे रस सारांश, छंदारडव पिंगल, काव्य निर्णय। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं इनके बारे में। भिखारी दास की रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। एक रचना इनकी रस सारांश। रस सारांश, इनका निर्णय बहुत सारी हैं। अगला है छंदारडव पिंगल। छंदारडव पिंगल इनकी एक रचना है। और इनकी एक रचना है काव्य निर्णय। कौन सी रचना है? काव्य निर्णय। काव्य निर्णय। और एक इनकी रचना कौन सी है? श्रृंगार निर्णय। निर्णय से बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। कौन सी एक रचना है? श्रृंगार निर्णय। और कौन एक रचना है? अमरकोश। अमरकोश, यह भी अच्छी रचना है। और एक रचना इनकी शतरंज शतिका। क्या नाम है? शतरंज शतिका। शतरंज शतिका, याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? बताइए कौन सी एक रचना प्रबंध है? बताइए शिवा बावनी है, या फिर हिम्मत बहादुर बिरुदावली है, या फिर भवानी विलास है, या फिर जगत विनोद है? बताइए। और बताइए ये सारी रचनाएं किनकी किनकी हैं? भवानी विलास के रचनाकार कौन है? यहाँ पे भी शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार कौन है? और आप लोग बताइए जगत विनोद के रचनाकार कौन है? बताइए कौन एक प्रबंध रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली क्या है? एक प्रबंध रचना है। बाकी यह तीनों क्या है? मुक्तक रचना है। शिवा बावनी किनकी है? भूषण की मुक्तक रचना है, कवि भूषण की। भवानी विलास किनकी है? यह कवि देव की रचना है, यह भी मुक्तक काव्य में है। और जगत विनोद किनकी रचना है? यह पद्माकर कवि की है। किनकी है? पद्माकर की, यह भी मुक्तक रचना है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली कैसी रचना है? प्रबंध काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? भिखारी दास जी हैं, या फिर ग्वाल कवि हैं, या फिर पद्माकर जी हैं, या फिर केशव दास हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? विज्ञान गीता, कवि प्रिया, ये सब किनकी? प्रिया, विज्ञान गीता, ये सब महिलाओं के नाम पे कौन ज़्यादा रचे हैं? केशव दास रचे हैं। जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, रतन बावनी, विज्ञान गीता, यह सब किनकी रचना है? यह सब केशव दास की। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रसिक प्रिया, कौन सी रचना है? रसिक प्रिया। और एक इनकी रचना है कवि प्रिया, कवि की प्रिया। और एक इनकी रचना है रतन बावनी, रतन बावनी। और एक इनकी रचना कौन सी है? नक्सिक, नक्सिक। बहुत सारी इनकी रचनाएं। भिखारी दास की कौन कौन सी रचना? एक दो हम लोग देख लेते हैं, अभी देखे हैं फिर भी मैं देख लेते हैं। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय। और कवि देव की कौन सी रचना है? कवि देव का काव्य रसायन है। यहाँ पे याद रखिएगा, काव्य रसायन किनकी रचना है? कवि देव की। अच्छा आप लोग बताइए केशव दास के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। केशव दास के बारे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? पहले तो प्रश्न आ जाए कठिन काव्य का प्रेत किनको कहा जाता है, तो केशव दास को आप लोग लगा दीजिएगा एग्जाम हॉल में। और पूछ देगा कौन कहा है, तो क्या हो जाएंगे? बताइए आप लोग। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत इनको किसने कहा है? बताइए आप लोग। इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? इनको कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अच्छा आप लोग बताइए इनको किसने रामचंद्रिका जो इनकी रचना है, कौन सी एक रचना है? रामचंद्रिका इनकी, रामचंद्रिका। इसको किसने छंदों का अजायब घर कहा है? बताइए। छंदों का अजायब घर,
अजायब घर, बताइए किसने कहा है? यह कहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी कहे हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन अलंकार निरूपक नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया है। कवि कुल कंठाभरण नहीं है, या फिर शिवराज भूषण नहीं है, या फिर कवि कुल कल्पतरु नहीं है, या फिर ललित ललाम नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि कुल कल्पतरु नहीं है। कौन नहीं है? कवि कुल कल्पतरु नहीं है। यह किनकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु, यह चिंतामणि की है। किनकी है? चिंतामणि की रचना है। कब रचित है यह 1707 ईस्वी में रचित है। कवि कुल कंठाभरण किनकी रचना है? यह दूल्ह कवि की रचना है। किनकी? दूल्ह कवि की रचना है। शिवराज भूषण किनकी रचना है? जो 1730 में रचित है, यह भूषण जी की रचना है। किनकी रचना है? यह भूषण द्वारा रचित है। ललित ललाम किनकी रचना है? जानते हैं आप लोग, ललित ललाम मतीराम। कब से कब के बीच यह रचित है? 1661 से 1664 के बीच यह रचित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? बताइए, पिंगल छंद निरूपक कौन है? भाषा भूषण है, या वृत्त विचार है, या फिर काव्य रसायन है, या फिर काव्य निर्णय है? मैं क्या अभी बताऊँ, काव्य रसायन किनकी रचना है? यह कवि देव की रचना है। किनकी है? कवि देव की रचना है, याद रखिएगा। काव्य निर्णय किनकी रचना? मिलता जुलता नाम है, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। यह भिखारी दास की रचना है। किनकी है? भिखारी दास की रचना है, याद रखिएगा। भाषा भूषण किनकी रचना है? यह जसवंत सिंह की रचना है। किनकी? जसवंत सिंह। किनकी रचना है? भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि अभी हैं, इंपॉर्टेंट रचना भी है। वृत्त विचार इसका सही जवाब हो जाएगा। वृत्त विचार क्या है? पिंगल छंद निरूपक है। क्या है? पिंगल छंद निरूपक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद रूपक नहीं है? बताइए, कौन सी एक रचना है जिसमें नायक नायिकाओं के बारे में नहीं बताया गया है? जगत विनोद, या फिर सुधा निधि, या फिर सुख सागर तरंग, या फिर पद्माभरण? बताइए, और बताइए किनकी किनकी रचनाएं हैं ये लो, यह सारी। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर हैं। यह कब रचित है? यह 1803 ईस्वी में रचित है, याद रखिएगा। सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कवि देव हैं। पद्माभरण के रचनाकार कौन है? इसके रचना पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर हैं। कब यह रचित है? यह 1810 ईस्वी में रचित है। सुधा निधि के रचनाकार कौन है? सुधा निधि के रचनाकार कवि तोष हैं। कौन है? कवि तोष हैं। और कब रचे हैं इसको? 1734 ईस्वी में रचे हैं। 1734 ईस्वी में इसको रचे हैं। और यह क्या है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है। कौन सा है? पद्माभरण इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन डी है। क्या है? यह अलंकार निरूपक है, ना कि नायक नायिका भेद। और बाकी जगत विनोद, सुधा निधि, सुख सागर क्या है? नायक नायिका भेद है। अगला प्रश्न है, सर्वांग विधिक काव्यांग विवेचक आचार्य कौन नहीं है? बताइए, यानी सभी अंगों की विवेचना करने वाले कौन नहीं है? यहाँ पे नहीं दिया है। ऑप्शन ए कवि तोष नहीं है, या फिर ऑप्शन बी है प्रताप शाही नहीं है, या फिर ऑप्शन सी है सोमनाथ नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है भिखारी दास नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? कवि तोष नहीं है। कौन नहीं है? एक कवि तोष नहीं है। इनकी रचना कौन सी है? सुधा निधि है, जो क्या है? रस निरूपक है। सुधा निधि का प्रकाशन वर्ष कब है? इनकी एक रचना है सुधा निधि, कवि तोष की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रचना है सुधा निधि। कब रचित है? 1734 ईस्वी में रचे हैं। जस्ट मैं अभी बताया हूँ कब रचे हैं। 1734 में इसका प्रकाशन हुआ या फिर रचित है, याद रखिएगा। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? कवि तोष का जन्म पहले तो हुआ कहाँ था? इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। और कहाँ पे भी? श्रृंगेरपुर। वहाँ पे एक श्रृंगेरपुर जगह है प्रयागराज में, वहीं पे श्रृंगेरपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम चतुर्भुज शुक्ल था। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? पिता का नाम चतुर्भुज शुक्ल था। चतुर्भुज शुक्ल था, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताइए रीतिकाल के बारे में एक कथन सही नहीं वही बताना है। पहला ऑप्शन है, सजीव श्रृंगार एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य के प्रतिबिंबित है। बिल्कुल सही बात है, श्रृंगार इसके बारे में बताया गया है। सारिन देख रहे अलंकार, निरूपक, नायक नायिका भेद, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इसमें नहीं पूछा है या ध्यान रखिएगा। दूसरा है, कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है तथा कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है। कुछ रचनाएं क्या हैं, काव्य शास्त्रों का पालन की हैं, तभी तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में बांटा गया है। और कुछ रचनाएं नहीं है इसलिए जो रीति मुक्त हैं, जो जिसमें पालन किया गया है रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, यहीं पे छंदोबद्ध दिया गया है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है, संस्कृत से ही तो सारी रचनाएं बनी हैं, बिल्कुल गलत बात है। इस काल के रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ, बिल्कुल इसमें संस्कृत का जो पालन किया है, काव्य शास्त्र का पालन किया है, वहीं तो रीतिबद्ध रीति सिद्ध है, बिल्कुल गलत बात है। यह इसमें दिया है पूर्णतः मुक्त है। जहाँ पूर्णतया बात आ जाए 100% की, वहाँ तो लोग जानते हैं कि वहीं गलत होता है ज़्यादातर। चौथा ऑप्शन है, ये तो देखने वाली बात ही नहीं, यहीं मिल गया, एक नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। देख लेते हैं चौथा ऑप्शन, रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। उसी समय की राजाओं की जो है प्रशंसा कहा गया है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, है ना, उसी समय के, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यही एक नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय कब से कब तक है, 1700 से 1900 विक्रमी समय तक, याद रखिएगा। इसको क्या उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। और रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानव और संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों का वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। यह कथन किनका है बताइए। राम कुमार वर्मा जी का है, या फिर मिश्र बंधु जी का है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी का है। बताइए यह कथन किनका है कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानव और संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। यानी कि कविता करने के लोग कई बातें कई प्रकार के कहते हैं, उसमें कुछ उपयोगी रहता है, कुछ अनुपयोगी रहता है। ये इनका कहने का मतलब है। बताइए यह कौन कहें, यह मिश्र बंधु कहें। कौन कहें, मिश्र बंधु कहें। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहे हैं, इन्होंने अलंकृत काल कहे हैं। क्या कहे हैं, यह कैसा काल है, अलंकृत काल है, याद रखिएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम कहा, और डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल को रीतिकाल नाम ये दिया, जिनका समर्थन हरीशचंद्र वर्मा जी भी करते हैं। अगला प्रश्न है, मतिराम जी, बताइए पंक्तियाँ किनकी है। मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। बताइए शुक्ल जी का यह कथन किनके बारे में कहा गया है कि जैसे मतिराम जी का रसराज, उसी के समान पद्माकर जी का जो काव्य रसिक के बारे में जो बताया गया है, या फिर अभ्यासियों यानी दोनों कंठहार के बारे में बताया गया है, वही वास्तव में श्रृंगार रस का सार तत्व या फिर सार ग्रंथ है। बताइए शुक्ल जी यह जो है पंक्तियाँ किनके बारे में कहे हैं। यह कहे हैं जगत विनोद। किनके बारे में, शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में कहा गया है। बताइए पद्माकर जी की किस रचना के बारे में यह कहा गया है। जगत विनोद के बारे में। कौन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जगत विनोद के बारे में कहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया से प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किनका है, एचपीडी जी का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी का है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बताइए यह कथन किनका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज़ द राइट आंसर। किनकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है।
कि जो अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशवदास की कौन सी रचना कवि प्रिया से प्राय 50 वर्ष पीछे से चला, जो एक आदर्श को लेकर चला है, यह शुक्ल जी कहे हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनना है। पहला है, रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रम में पली है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रीतिकाल में क्या होता है, राजाओं की प्रशंसा होती है और क्या होता है। दूसरा है, उनकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाताओं दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये अभी बिल्कुल वही बात है। रीतिकाल में आश्रयदाता जो राजा रहते थे उन्हीं की वीरता शौर्यता का वर्णन होता था। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए बी दोनों सही। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, बताइए। भूषण जी हैं या मोतीराम जी हैं या जसवंत सिंह हैं या फिर पद्माकर जी हैं, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, जसवंत सिंह है। कौन है, जसवंत सिंह। इनका जन्म कब हुआ था, 1626 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था हम लोग देख लेते हैं। 1626 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1688 ईस्वी में। कब हुई थी, 1688 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और प्रबोध, चंद्रोदय, सिद्धांत सार इनकी प्रमुख रचना है। कौन सी एक रचना है, प्रबोध, बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को वीडियो बार बार देखेंगे तो याद रहेगा। प्रबोध, चंद्रोदय और एक रचना इनके सिद्धांत सार, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिद्धांत सार याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भूषण की रचना कौन सी है, शिवराज भूषण। कौन है, शिवराज भूषण। इनकी रचनाओं में ज़्यादातर नाम इनका खुद जुड़ा हुआ है, शिवराज भूषण। मोतीराम की कौन सी रचना है, एक तो सतसई है। कौन सी एक रचना है, सतसई। और एक इनकी रचना कौन सी है, और इनकी एक रचना है ललित ललाम। ललित ललाम। पद्माकर की कौन सी रचना है, इनकी एक है गंगा लहरी। कौन है, गंगा लहरी। और एक रचना इनकी है जगत विनोद। जगत विनोद। और कौन है, एक हिम्मत बहादुर बिरुदावली है। एक और कौन सी इनकी है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का। जस्ट मैं पहले ही पूछा हूँ कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह रामचंद्रिका के बारे में कहा गया है। बताइए कौन है, और बताइए रामचंद्रिका के बारे में कौन कहे हैं कि यह छंदों का अजायब घर है। इसका सही जवाब बताइए, कौन कहा है केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। एचपीडी जी कहे हैं, या फिर शुक्ल जी कहे हैं, या फिर विद्यापति जी कहे हैं, या फिर राहुल सांकृत्यायन जी कहे हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहें। कौन कहें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहें। अच्छा, इनकी रामचंद्रिका को बताइए, मैं बता चुका हूँ फिर भी आप लोग एक बार बताइए, कौन कहा है कि यह रचना छंदों का अजायब घर है। क्या है, छंदों का अजायब घर। अजायब घर, बताइए किसने कहा है ऐसी बातें। ऐसी बातें कहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन कहे हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी कहे हैं। किस रचना के बारे में कहे हैं, तो रामचंद्रिका के बारे में कहे हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह बात है। केशवदास की रचना कौन कौन सी है, एक तो है रसिक प्रिया। इनकी रचनाओं थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कवि प्रिया, कनु प्रिया, कनु प्रिया। और एक इनकी रचना है नक्सिक, नक्सिक। और एक इनकी रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। और इनकी एक रचना है रतन बावनी, रतन बावनी। सारी रचनाओं के हम लोग यहीं पे इनके देख ले रहे हैं। एक है इनकी रचना जहांगीर जस चंद्रिका, बहुत फेमस रचना है, स्टार लगाइएगा, जहांगीर जस चंद्रिका। और एक रचना इनकी है विज्ञान गीता, विज्ञान गीता एक रचना इनकी। और एक रचना इनकी छंदमाल, छंदमाल। और एक रचना इनकी वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित।
इत्यादि इनकी रचनाएं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल जिनके बारे में कहते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है और संवाद योजना में केशव के पात्र बातों से बात निकालकर संवाद करते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के लगभग कितनी शताब्दियों तक चला, बताइए। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला, बताइए। 4 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक, 5 शताब्दी तक या 2 शताब्दी तक, बताइए। मैं क्या बताया हूँ, रीतिकाल की समय सीमा 1700 संवत से 1900 संवत तक। कब से कब तक? 1700 से 1900, यानी कि कम से कम कितनी? 200 शताब्दी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कितनी? 2 शताब्दियों तक लगभग चला। कब से कब तक चला? 1700 से 1900, और वो अभी क्या है? विक्रमी संवत में। किस संवत में है? विक्रमी संवत में, याद रखिएगा। अगर ईस्वी में पूछे तो -57 घटा लीजिएगा। चलिए मैं सारे आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। आदिकाल का कब से कब तक रहा? आदिकाल का समय सीमा, क्योंकि बिहार TRE 3 में बहुत सारा जो है इसी से एक प्रश्न फिक्स रहता है, कौन सा काल कब से कब तक रहा। आदिकाल में कब से कब तक रहा? 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, याद रखिएगा। सारे विक्रमी संवत है, याद रखिएगा। भक्ति काल कब तक रहा? आदिकाल के बाद भक्ति काल को हम लोग देख लेते हैं। भक्ति काल कब से कब तक रहा? यह रहा 1375, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। 1375 से कब तक रहा? 1700 विक्रमी संवत तक रहा। इसके बाद हम लोग रीतिकाल को देख लेते हैं। रीतिकाल अभी जस्ट में आप लोग देख ही रहे हैं कि 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रहा। इसके बाद हम लोग सीधे आधुनिक काल को देख ले रहे हैं। आधुनिक काल कब से कब तक रहा? 1900 से 1984 तक। कब से रहा? 1984 तक शुक्ल जी मानते हैं, और कुछ और सर्वाधिक यानी ज़्यादातर लोग इससे आगे मान लेते हैं कि अब तक, याद देतन। रीतिकाल का यह तो जो है सारे जो है समय का नामकरण है, लेकिन रीतिकाल के बारे में बताइए आप लोग। इसको अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? और आप लोग बता दीजिए रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल किसने कहा? और आप लोग बताइए इसको श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल किसने कहा? और आप लोग बताइए इसको कला काल किसने कहा? रीतिकाल को कला काल किसने कहा? बताइए। इन सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। और रीतिकाल का नाम किसने दिया? एक तो शुक्ल जी ने दिया, और दूसरे कौन? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। श्रृंगार काल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल नाम किसने दिया? इसको डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया। कौन? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसका नाम कला काल रखा, याद रखिएगा। सारे प्रश्नों को एक ही जगह हम लोग समेट कर देख लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? बताइए। बताइए कौन अलंकार निरूपक नहीं है? भाषा भूषण, या फिर शिवराज भूषण, या ललित ललाम, या अंग दर्पण। बताइए सारी रचनाएं किनकी किनकी हैं? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह, अभी जस्ट मैं बताया हूँ। शिवराज भूषण, भूषण से आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह किनकी रचना है। भूषण कवि की रचना है। अंग दर्पण किनकी रचना है? यह रसलीन की रचना है। किनकी है? यह रसलीन की रचना है। ललित ललाम मतीराम, अभी जस्ट मैं बताया हूँ किनकी रचना है? मतीराम की रचना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन अलंकार ग्रंथ नहीं है? एक अंग दर्पण ही ऐसा ग्रंथ है जो अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह क्या है? यह नायक नायिका भेद है। इसमें नायक नायिकाओं के बारे में बताया गया है कि नायक कैसे होते हैं, नायिका कैसी होती है, उनको यानी नायक नायिका भेद हैं। और यह अंग दर्पण कब जो है इसका जो संपादन हुआ? 1737 में। कब हुआ? 1737 में। अगला प्रश्न है, रसलीन की एक और रचना है इनका। रसलीन की एक और रचना है, कौन सी है? हाँ, रस प्रबोध है। कौन सी एक रचना है? रस प्रबोध। इनकी एक रचना रस प्रबोध भी है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना कौन एक नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। प्रिया प्रसाद नहीं है, या फिर भवानी प्रसाद नहीं है, प्रकाश नहीं है, या फिर प्रीति पावस नहीं है, या फिर पक्षी विलास नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षी विलास नहीं है। कौन एक रचना घनानंद की नहीं है? पक्षी विलास नहीं है। बाकी प्रिया प्रसाद बिल्कुल इनकी रचना है, घनानंद की रचना है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। प्रीति पावस बिल्कुल इनकी रचना है। भवानी प्रकाश बिल्कुल इनकी रचना है।
कौन एक नहीं है? उसका सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर पक्षी विलास नहीं है, किनकी नहीं है यह पक्षी विलास? इनकी नहीं है। बाकी सारी रचनाएं घनानंद, घनानंद की बहुत सारी रचनाएं हैं। चलिए घनानंद के बारे में इनकी सारी रचनाओं को एक जगह हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, कोई बात नहीं, जानकारी मिल जाए। इनकी एक रचना है इश्कलता, सबसे पहली रचना इनकी क्या है? इश्कलता। और एक इनकी रचना है विरह लीला, विरह लीला। और एक इनकी रचना है रसकेवल्ली, रसकेवल्ली। और एक इनकी रचना कौन सी है? वियोग बेली, वियोग बेली। और एक इनकी रचना कौन सी है? सुजान हित, सुजान इनकी प्रेमिका का नाम उसी के नाम से रचे, सुजान हित। और एक इनकी रचना है यमुना यश, यमुना यश। और एक इनकी रचना है सुजान सार, सुजान सार इत्यादि इनकी रचना है। किनकी रचना है? घनानंद की। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? बताइए। शुक्ल जी का है, या फिर एचपीडी जी का है, या फिर नगेंद्र जी का है, या फिर बच्चन सिंह जी का है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? यह बिहारी सिंह की है। बिहारी सिंह की यह जो पंक्ति है यह किससे ली गई है? इनकी बच्चन सिंह की जो एक रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो 1996 में रचित है, उसी की यह पंक्तियाँ हैं। शुक्ल जी बिहारी के बारे में क्या कहते हैं कि इन्होंने शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में कहते हैं कि बिहारी जी का गागर में सागर भरने का जो गुण है इतना वो फेमस है कि बहुत कुछ रूढ़ी स्थापना से ही संभव हुआ है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। और नगेंद्र जी क्या कहते हैं बिहारी को? कि बिहारी को, इनको बिहारी को किनको कहते हैं? किनको कहते हैं? बिहारी। आइए बिहारी के बारे में हम लोग देख ही लेते हैं। शुक्ल जी इनको क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं बिहारी का जो गागर में सागर भरने का गुण है वो इतना प्रसिद्ध है कि बहुत कुछ रूढ़ी स्थापना से ही वह संभव हुआ है। और नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि बिहारी एक ध्वनिवादी कवि हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी को क्या कहते हैं कि जो बिहारी सतसई को जो रसिकों के हृदय का हार है या फिर घर है, ऐसा भी कह सकते हैं। कौन? बिहारी के बारे में सभी लोग ने ऐसा ऐसा कहे हैं, यानी कि ध्वनिवादी इनको कौन कहे हैं? ध्वनिवादी। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि याद रहेगा। कौन कहें कि यह ध्वनिवादी हैं या नगेंद्र कहें? इनको कौन कहें? डॉक्टर नागेंद्र कहें। और इनको कौन कहा है कि रसिकों के हृदय के घर हैं? रसिकों के हृदय के घर हैं, यह रसिकों के हृदय के घर हैं। यह किसने कहा इनके बारे? यह किसने कहा? बिहारी जी को। किनको? बिहारी जी को। यह कहे हैं एचपीडी जी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम क्या है? पिंगल ग्रंथ है, या फिर रस निरूपक ग्रंथ है, या अलंकार ग्रंथ है, या इनमें से एक भी नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि यह क्या है? अलंकार ग्रंथ, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। कौन? मतीराम द्वारा ललित ललाम। कौन? ललित ललाम क्या है? अलंकार ग्रंथ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनके बहुत सारे, मतीराम के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके बारे में भी मतीराम के बहुत सारे ग्रंथ हैं। कौन है मतीराम के बारे में? बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे लिखे हैं। जैसे फूल मंजरी, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फूल मंजरी शुरुआती वीडियो, एक दो वीडियो थोड़ा सा डीपली रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे सारी रचना इसी तरह आपको याद हो जाएगी। दूसरा इनका रचना है लक्षण श्रृंगार। कौन सी एक रचना है? लक्षण श्रृंगार। और एक इनकी रचना कौन सा है? साहित्य सार। कौन सी रचना है? साहित्य सार एक इनकी रचना है। और मतीराम की एक रचना कौन सा है? रसराज है। क्या नाम है? रसराज नाम है। यह भी रस निरूपक ग्रंथ है। एक इनकी रचना है अलंकार पंचाशिका। कौन सी एक रचना है? अलंकार पंचाशिका एक रचना है, अलंकार पंचाशिका। और यह भी अलंकार निरूपक ग्रंथ है। और एक इनकी है सतसई, जो सतसई है, और वृत्त कौमुदी है। एक कौन सी है? सतसई है, सतसई। और कौन सी एक रचना है? वृत्त, कौन सी रचना है? वृत्त कौमुदी इत्यादि किनकी रचना है? मतीराम की है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतीराम के भाइयों का नाम आप लोग बताइए। भूषण है, जटाशंकर हैं, और एक कौन है? चिंतामणि हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, डेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित किनो खेल कर जान्यो है। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं बताइए? ठाकुर की हैं, घनानंद जी की हैं, या फिर भिखारी दास की हैं, या कवि देव की हैं बताइए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि लोग कवित्व को केवल एक खेल के रूप में बनाते हैं या मानते हैं और सभा में मिलते हैं जैसे कि वे एक दूसरे को बहुत कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। ऐसा जो है सभा में मिलते हैं तो ऐसा जो है सोचते हैं, लेकिन लोग कवित्व को केवल एक खेल के रूप में ही समझते हैं। ऐसा कौन कहे हैं? ठाकुर जी कहे हैं, या घनानंद जी कहे हैं, या भिखारी दास जी कहे हैं, या कवि देव जी कहे हैं बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ठाकुर जी कहें। कौन कहे हैं? ठाकुर जी की ये पंक्तियां हैं। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। शुक्ल जी ने ठाकुर को क्या कहे हैं कि यह सच्चे उमंग के कवि हैं। कौन कहे हैं? शुक्ल जी कहे हैं। और घनानंद को क्या कहे हैं कि प्रेम के पीर हैं। कौन है प्रेम के पीर? घनानंद। कौन कहे हैं? शुक्ल जी कहे हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह बातें हैं। देव के बारे में क्या कहे हैं शुक्ल जी? ये कहें कि वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कौन? कवि देव। कौन कहें? शुक्ल जी कहते हैं। और भिखारी दास के बारे में क्या कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार अजियत मरत झुकी झुकी परत जेई चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? यानी कि यह पंक्तियाँ किनकी है? यह पंक्तियाँ रसलीन की है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको स्टार लगा कर लिख लीजिएगा कि यह पंक्तियाँ किनकी है? रसलीन जी की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस दोहे में कृष्ण की जो आँखों का वर्णन है, यानी कि इसमें कहा गया है कि कृष्ण की आँखों में विष व अमृत दोनों हैं, जो काले व सफ़ेद रत्न की तरह सुंदर हैं। जो भी इनकी ओर देखता है वह या तो जीवित नहीं रहता या तो वह झुक जाता है। यह किस रचना से ली गई है बताइए? रस प्रबोध से, या फिर अंग दर्पण से, या फिर रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा यह अंग दर्पण से ली गई है। किससे ली गई है पंक्तियाँ? अंग दर्पण से। अंग दर्पण कब संकलित हुआ, यानी कब रचित है? यह 1740 ईस्वी में रचित है। किनके द्वारा? रसलीन के द्वारा। और रस प्रबोध भी इनकी है जो 1737 में यह रचित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर नए प्रश्नों के साथ, नए उमंग और जोश उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।